बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 27 अक्टूबर आज वही दिन है कि जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया और अपनी फ़ौजें वहाँ पर भेज के आम आदमियों के हुकूक पामाल किए। उस पामाली का सिलसिला आज तक जारी है। पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पर हर साल मनाया जाता है। आज भी मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई। न सिर्फ आम आवाम बल्कि हुकूमती शख्सियात ने उस रैलियों की क़यादत की। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान इसी चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या मुतवक्का डेट जो दी जा रही है 28 जनवरी इलेक्शन की, आम इंतखाबात की, ये हतमी समझी जाए या कि 2 दिन बाद मज़ीद इसमें तोसी हो जाएगी, जिस तरह अकाबरीन का और हमारे ज़राए का कहना है कि ये इलेक्शन शायद मार्च अप्रैल तक भी जाएँ या कि अब इसको हतमी डेट समझा जाए। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में जो ये मामलात महंगाई से लेके आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो दरमियान चिपकलिश का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ेगा या कि थम जाएगा या कि ये मैच वाकई फ़िक्स है। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद अली शाह, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत की। बहुत शुक्रिया सर, सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपने भी कई मुल्की सियासी अदवार देखे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपने भी टाइम दिया। बाजवा साहब ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम 27 अक्टूबर यौम स्याह है और ये पट्टियाँ हर शख्स ने बांधी हुई हैं, ब्लैक पट्टियाँ। गम गुस्से की अलामत है कि हम इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीरियों के जो हुकूक हैं वो आज तक पामाल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आज यौम स्याह जो कश्मीर पर जो जुल्म बर्बियत जो इंडिया कंटिन्यू मोदी सरकार कर रही है, और अब तो उन्होंने हद कर दी। वो मकबूजा कश्मीर तो पहले भी था, लेकिन इन्होंने तो अब बिल्कुल उसको मकबूजा वाला जो लफ्ज़ है उसे ख़त्म करने के लिए उस पर कब्ज़ा कर लिया है और अपनी इतनी सारी फ़ौज, सारी इंडिया भारत की आधी फ़ौज इन्होंने कश्मीर में लगा दी है। जो वहाँ पर वो कश्मीरियों की नस्ल कुशी भी कर रही है, उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी और उन पर सब कब्ज़ा कर रहे हैं इंडिया वाले। मैं समझता हूँ कि ये भारत ये जुल्म और बर्बियत का जो है वो इन्हें नहीं करना चाहिए। और ये देखें, ये लाखों एक इंसानों का मामला है, ख़ास तौर पर मुसलमानों का मामला है। कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अक्सरियत कलमा गो है, मुसलमानों के साथ तो उनका एक गहरा ताल्लुक़ है। हम उन्हें अपना हिस्सा समझते हैं अपने जिस्म का। और जो पिछले दौर में जो तब्दीली सरकार के दौर में ये हिम्मत और जुर्रत हुई मोदी सरकार को कश्मीर पर कभी नहीं हुई। आप देखें, कश्मीर का मसला कोई आज का मसला नहीं है। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और 1948 से ये मामला शुरू हो गया था। लेकिन कश्मीर पर इंडिया कंटिन्यू जुल्म और बर्बियत तो कर ही रहा था, लेकिन वो इस कदर जुल्म जो कि उन्होंने अपनी फ़ौजें उतार दी और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और उनकी हक़ के जो है उसे छीन लिया। उनकी आज़ादी को उन्होंने पहले से छीना हुआ था, लेकिन अब तो जबरन ताकत से। और आप देखें कि जो साथी साहब जो बड़ा एक मैंने कालम निगारों की और आपके मीडिया के तवज्जो से जो मालूमात हमें मिलती हैं, तो वहाँ पर जो एक और नया जुल्म जो भारत कर रहा है, वहाँ की जो मुसलमान कश्मीरी ख़वातीन हैं उनके साथ जबरन शादियाँ की जा रही हैं। उन्हें जबरन उनका मज़हब को तब्दील कराया जा रहा है। और जो कश्मीर हज़ारों सालों से कश्मीरियों की मलकियत है और जो उनकी प्रॉपर्टी है, आप देखें कि वो उस पर काबिज़ करने के साथ साथ अब उन्होंने एक नया तरीका अपने हिंदू और वहाँ से भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों से ला करके कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। उन्हें इतना मजबूर किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। बाजवा साहब सवाल बनता है, तो इस सिलसिले को रोका कैसे जाए?
सफारती तौर पर, मैं इखलाकी समझता हूँ, तौर देखें पर। ये इखलाकी और सफारती जो बातचीत है वो तो चल ही रही है, वो तो कंटिन्यू 70-72 सालों से चल रही है। लेकिन देखिए इंडिया पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। ना वो यूएनए की करारदादों को मानता है, ना वो अक़वामी मुत्तहिदा को मानता है, ना वो किसी और इदारे को मानता है। वो तो जबर और ताकत के बल पर बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह फ़लस्तीनियों ने बहुत बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपनी धरती को आज़ाद करवाने के लिए किस कदर देखें वो कुर्बानियाँ दे रहे, अपने फूल जैसे बच्चे निछावर कर रहे हैं। कश्मीरियों की भी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत खूबसूरत, वो भी अपने मासूम नौजवान बच्चों, खवातीन की असमत दरी हो रही है, अपनी धरती से वो महरूम। हुर्रियत रहनुमा नजरबंद हैं। जी, आप यासिन मलिक को देख लें कि आप उनकी पूरी जवानी उनकी जेलों में गुजरी है और आज भी वो बंद है, और जितने हुर्रियत रहनुमा वो जेलों में। बाजवा साहब, मैं आता हूँ दूसरी जानिब। पाक अफगान बॉर्डर पर भी झिरगे जारी हैं, तो अफगान पनाह गुज़ीरों का भी मसला है। 3 दिन रह गए सर, सरफराज भुट्टी कह रहे कोई मोहलत नहीं दी जा रही, आपको वापस जाना पड़ेगा। इस पर भी आते हैं। शाह साहब, पहले मैं ज़रा 27 अक्टूबर योम स्याह पे मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा। आज साजिद, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा अहम दिन है कि एक ऐसे खत्ते पे शबो खून मारा गया था आज के दिन, जहाँ टोटल आबादी मुसलमानों की थी, और उसके बाद 370 का नफाज, 370A का नफाज, ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी, गैर आइनी हैं। उनके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। वहाँ इंसानियत सूस खेल खेला जा रहा है भारत की जानिब से। कश्मीर एक ऐसा खूबसूरत खत्ता है जिसकी हिरस भारत को ये है कि भारत वहाँ पे अब गैर कानूनी आबादियाँ बढ़ा रहा है, जैसा कि अभी भाई ने फरमाया। और ये तमाम साजिशों के पीछे एक बड़ी ऐसी क़ुव्वतों का, नादीदा क़ुव्वतों का हाथ है जो भारत की पीठ को सहलाती रहती है। और यही कुछ आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन में हो कि इसराइल ने किस तरह उनकी जगहों पे आके जो है वो काबिज़ीन हुए, और किस तरह वहाँ बैठ के मुसलमानों के साथ जो भी कुछ किया गया वो सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ मसला ये हो रहा है कश्मीर के अंदर कि इस कदर हुकूक सल्ब किए गए हैं, इस हद तक मामलात ख़राब किए गए हैं कि कश्मीरियों की आवाज़ एक बंद कमरे की आवाज़ हो गई है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। अब आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि इसका हल क्या निकलेगा, तो यहाँ मैं आपको वादे कर दूं कि दुनिया ये देख रही है कि ये सबसे बड़ी एक आज़ादी होती है कि कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत, उसके जो आइनी हकूक़ हैं, जो उसकी ज़िंदगी में उसको जीने के हकूक़ दिए जाते हैं, वो ना छीने जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने आज 28 सफ़ात पे एक नोटिस दिया। वहाँ पे इसराइल के जो मंदूब थे वो आए और आके उन्होंने 2 मिनट के लिए वो आए और उस नोटिस को फाड़ के फेंक दिया कि हम दहशतगर्दों को इंसानियत के मामले में लाते ही नहीं और ना मानते हैं। यही सोच कश्मीर में जो है ना वो इंडिया की है, यही नेगेटिव सोच है, और यही सोच एक दिन दुनिया के लिए वबाल खड़ा कर देगी। ये मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में अगर हम मज़ालिम की हिस्ट्री खोलते हैं तो फ़लस्तीन की बर्बरियत और कश्मीर की बर्बरियत में कोई फ़र्क नहीं है। एक जैसी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा अगर नोटिस ले रहा है 28 सफ़ात का नोटिस फ़लस्तीन के ऊपर, तो उसे कश्मीर के ऊपर भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को एक पेशरफ्त करनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी पाकिस्तान की तरफ से अमन के प्रचार की कोशिशों को ख़राब किया गया या मुदाखलत करने की कोशिश की, क्योंकि उनके हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए, उनकी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। कश्मीर एक आज़ाद रियासत होना चाहिए जो मकबूजा कश्मीर की शक्ल में मौजूद है, जहाँ भारत की अफवाज जो है वो दरिंदगी का मुजाहरा कर रही हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ को देखेगा तो मामला पुरअमन तौर पर हल होगा, वरना ये चीज़ें जो फ़लस्तीन है, कश्मीर है, या बैरूत के मामलात आप देख चुके हैं, दीगर मामलात आप देख चुके हैं, कई मुल्कों में क्या हुआ है आपने देखा होगा कि इराक़ में क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान किस क्राइसिस से गुजरा। ये सारे मामलात में अगर देखें बज़ौर ताकत इन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाएगी तो एक दिन जिस तरह अफ़गानिस्तान से इन्हें भागना पड़ा, जिस तरह आज इसराइल जो है वो बहराया हुआ है,
उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ये बहराना कहलाता है, जो आप आए और नोटिस को फाड़ दिया इतने बड़े फॉरम पे बैठ के, पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, तो ये अफसोसनाक चीज है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप जर्नलिस्ट हैं और मकामी जर्नलिस्ट हैं, आप हमें रिपोर्ट करेंगे पाक अफगान बॉर्डर पर। दिलबर खान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दिलबर खान। क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। ये निगरां हुकूमत और एपेक्स कमेटी ने 1 नवंबर के बाद चमन पाक अफगान सरहद आमदरद को मुकम्मल पासपोर्ट वीजा लागू कर रहे हैं। ठीक है। पासपोर्ट और वीजा शर्त के खिलाफ आज 7वें रोज से चमन पाक अफगान बॉर्डर रोड पर एहतजाजी धरना का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आल पार्टी ताजिर से जिम्मे लगड़ी इतिहाद कबायली मंशरान आम आवाम धरने में शरीक है। तो गुज़श्ता रोज चमन में लाखों की तादाद में एक आज़मी मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मेरा सवाल ले लें। दिलबर खान, हमारे जरा ये बता रहे हैं वो जो झरगे के अमायदीन हैं वहां पर फैसला कुछ यूं हुआ है कि चीफ के सामने और पाकिस्तानी हुकाम के सामने फैसला ये रखा गया है कि आप वीजा और पासपोर्ट की शर्त ना रखें, ऐसा ही है? बिल्कुल। इससे पहले भी यहाँ पे जो धरना जो जारी था, इससे कोर कमांडर IGFC और दीगर आला हुकाम के मुतल्लिका इदारे वो चमन FC किले में पहुंच गए और धरने की शिरकत से मुज़ाकरात की गई हैं। जबकि जो धरने की जो शिरकत है उसने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि हम जो चमन पाक अफगान बॉर्डर पर जो पासपोर्ट लागू हो रहा है इसको बिल्कुल नहीं मानते और इसके खिलाफ ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जिस तरह पहले तर्ज की तरह वो जो शनाख्त कार्ड और तस्करा पर जो आने जाने की इजाजत होती है इस तरह बहाल किया जाए, तब ये धरना खत्म हो जाए। जबकि आर्मी कोर कमांडर असद गफूर ने भी मौका पेश किया गया था कि आप जबकि मुल्क के हालात और दुनिया के हालात तब्दील होते जा रहे हैं तो इसको भी पासपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो आमदरफ्त जो सिलसिला है वो पासपोर्ट पे किया जाएगा। जबकि जो कबायली है उसने अपना मौका पेश कर दिया गया है, क्योंकि चमन में आबाद कबाइल में इसका आधा जमीन पाकिस्तान अफगानिस्तान की उस तरफ है, जब आधा जमीन उस तरफ है। तो मुजाहिरीन ने ये मौका पेश किया क्या हम अपनी जमीन, अपने कब्रिस्तान, अपने रिश्तेदारों के लिए भी पासपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो कोर कमांडर असद गफूर ने अपना मौका पेश करते हुए कहा है कि हम चमन वालों को रिलीफ दे सकते हैं। जबकि जो मुजाहिरीन का कहना है कि हम बिल्कुल जो पासपोर्ट लागू हो रहा है इसके खिलाफ हम हैं, इसको हम नहीं मानते। इसको तो फिर आप ये दिलबर खान आप ये भी बताइएगा, जो झरगे के जो अमायदीन हैं, जो सरबराहान हैं, वो पासपोर्ट की शर्त को क्यों नहीं मान रहे? वजूहात क्या हैं? वो नहीं चाहते कि सारी चीजें लीगलाइज हो जाएं? वो बिल्कुल वो तो मानते होंगे या नहीं होंगे, लेकिन असल के जो चमन में आबाद कबाइल है ये ड्यूरल लाइन पर आबाद है। इसका अड्डा जमीन अफगानिस्तान के हदूद में है, तकरीबन हजारों एकड़ जमीन वहां पर मुश्तमिल है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने जमीन पर भी पासपोर्ट पे आने जाने के लिए जरूरत होगी, क्योंकि वहाँ पे इसकी कश्तकारी है, इसकी कब्रिस्तान है, उसके रिश्तेदार है। तो इसलिए ये लोग नहीं मानते, क्योंकि ये अंग्रेज दौर से ये जो विदाउट पासपोर्ट जो सिर्फ शनाख्त दिखाकर उसका आने जाने की जो आजाद होते थे, अंग्रेज दौर से लेकर अब तक इसका जो सिलसिला है अभी तक जारी है। 1 नवंबर के बाद ये कह रहा है कि इसको ये पासपोर्ट पे किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिलबर खान, आपने मकामी सूरत हाल से हमें आगाह किया। रज़ाक बाजवा साहब, मैं चाहूँगा अब हम इस स्टोरी पे आ जाएं। मकामी जो जर्नलिस्ट से चमन पाक अफगान बॉर्डर से ये हमें रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे एक झरगा है और वो झरगा जारी है अभी तक, और उन झरगे के जो कबायली लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि हम नहीं रखेंगे पासपोर्ट। देखें साजिद साहब, मैं थोड़ा सा वहाँ के एरिया से वाकिफ़ हूँ, मेरा खासा आना जाना रहा है बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे चमन। मैं जानता हूँ वहाँ के जो मकामी शहरी हैं या वहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी भी बहुत बड़ी मजबूरियाँ। देखें ये हज़ारों सालों से ये उनकी ज़मीन थी। ये बॉर्डर तो अब बने हैं 100 साल से या 50 साल से या 70 सालों से, लेकिन जो कबाइल हैं वो हज़ारों सालों से वहाँ पर आबाद हैं और उनकी रिश्तेदारियाँ हैं दोनों जानिब। देखिए ये दीवार और ये बॉर्डर ये तो कुछ अरसे कबल खींचे गए हैं ना। ये बॉर्डर वो उनकी वहाँ जो रिश्तेदारियां हैं, उनकी जो रिहाइश हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, जिस तरह अभी दिलबर साहब ने ये कहा कि भाई हमारे वहाँ जो अक्सरियती लोगों की प्रॉपर्टियाँ एक ही प्रॉपर्टी आधी पाकिस्तान में आधी अफगानिस्तान में। तो मैं समझता हूँ
कि ये खासा एक मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान की जो है हिफाजत के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए बॉर्डर पे अगर एस्टेब्लिशमेंट और इदारे चाहते हैं कि लोग अपनी शनाख्त करवा के हैं, तो वो उस पर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए आपका ये जो बॉर्डर एरिया होता था, कभी ये कबाइल जो वहाँ के हैं मकामी, अचकजई काकड़ हैं या दीगर जो कबाइल वहाँ पर मौजूद है, यही हमारी बॉर्डर फोर्स होती थी। हमारे जो वहाँ फोर्सेस होती थी, वो कभी उनको वहाँ मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा था। हमारी फौज के साथ लड़ा करती थी वो दुश्मन से। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं साजी साहब, ये जो बॉर्डर एरिया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा एरिया है, कोई हजारों एकड़ है। ये 2400 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है, यानी 2500 किलोमीटर। ये कहाँ से चलता है, और यहाँ तोरा बोरा और पिशावर और चार सद्दा, और यहाँ से आप देखें कि ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ के कबाइल ही कभी हमारे फौजी होते थे, यहाँ के कबाइल ही हमारे जो है बॉर्डर के मुहाफिज होते थे। लेकिन मैं समझता हूँ बदबख्ती से हमारे जो है वो जब से ये तालिबान की एक आफत और मुसीबत हमारे मुल्क में दाखिल हुई, उन्होंने ना सिर्फ इससे हमारे पाकिस्तान के शहरी इलाके परेशान हैं, बल्कि बॉर्डर एरिया के लोग भी परेशान हैं। जो वहाँ के मकामी पेशावर के लोग हैं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान के लोग हैं, कोयटा के लोग हैं, वो भी उनकी दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब जो सरफराज भुट्टी साहब कह रहे हैं कि जी 3 दिन रह गए और कोई तोसी नहीं की जाएगी, और अब आप यहाँ से ना हमारी जान छोड़ें और दफ़ा हो जाएं, और बस अब आप अफगान पनागुज़ीनों से हमने माफ़ी जोड़ ली, भाई आप जाएं, अपने मुल्क जाएं, हमने आपकी मेहमान नवाजी बहुत कर ली। पूरी दुनिया में जो बॉर्डरों के कवानीन हैं, जो बॉर्डर एरियाज के कवानीन है, आप देखें ना कि इंडिया के बॉर्डर पे कितनी सख्ती है। वहां से भी तो हम करोड़ों की तादाद में महाजरीन, यानी हम सब वहां से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे ना 1947 में, और उसके बाद वहां ऐसी सख्ती है कि आप इंडिया बॉर्डर से एक जानवर नहीं आगे पीछे कर सकते। इंसान तो इंसान है, बताएं। तो यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है, अगर रियासत चाहती है और रियासत ने अगर ये फैसला कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसको बहाल करना चाहिए। और जो पूरी दुनिया में लागू है बॉर्डर एरियाज के लिए कवानीन, वो यहाँ पर भी लागू होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कबायली सरदारों को एतमाद में, देखिए हमने 2 जंगें नहीं करनी है कि हम अफगानिस्तानियों के लोगों से भी लड़े या वहाँ की फोर्सेस से भी लड़े और अपने कबायली भाइयों से भी लड़े। उन्हें ये समझाने की जरूरत है, वो पाकिस्तानी हैं, हमारे बाजू हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर उन्होंने ये खित्ते शामिल किए थे। ये कोई हमने जंग जीत के नहीं लिए थे, सही। ये बॉर्डर उस वक्त के सरदारों ने, उस वक्त की बॉर्डर में रहने वाली बिरादरियों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जब पाकिस्तान वजूद में आया, उन्होंने अपनी जागीरों, ज़मीनों, अपने खित्तों से अपने वो दस्तबदारों के पाकिस्तान में शामिल। तो अब मैं समझता हूँ कि उनके साथ हमें रवैया ऐसा ही रखना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ रखा था। आगे आपका पॉइंट। शाह साहब आप क्या कहेंगे, ये झरगा जारी है, सदेबाब क्या होगा? बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन वाले मामले से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, और इत्तलात ये हैं कि जरगा बड़ी कामयाबी से जारी है, और जिन एहतरामी अल्फाजों से कबाइल को मेरे भाई ने नवाजा, वो इसके मुस्तहिक़ हैं, ये हक़ है उनका। और जो आसिफ गफूर साहब हैं, बड़े मंझे हुए अफसर हैं, पर्सनली वो निगरानी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस जरगे में जो हमारे पाकिस्तानी कबायली बैठे हैं, जिनकी वाकई यही जोग्राफियाई पोजीशन है जो ये बता रहे हैं, और पहले भी आपके जो रिपोर्टर वहाँ से बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, अच्छी कर रहे थे, तो लेकिन सिलसिला कुछ थोड़ा सा इसके अंदर ये उलझ रहा था कि कहीं कहीं जरगा जब हो रहा होता है तो कुछ बातें लो और दो पे तय होती हैं, कुछ आप मानेंगे कुछ हम मानेंगे। तो अगर देखें इन जरगे की बात ना माननी होती, कोई ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने करना होता, तो ये जरगे का एहतमाम होता ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान खुद भी चाहता है कि पुरअमन तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें जो है पाए तकमील को पहुँच जाए, और ये हमारा बुनियादी हक़ है कि जो जिस मुल्क का बाशिंदा है वो वहाँ अपनी शनाख्त बनाए। हमारा कोई आदमी वहाँ पे है तो वो भी शनाख्त अपनी पाकिस्तानी बनाए, उनको भी हक़ है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। रात भर आपने देखा होगा कि जिस तरह गासिब इंडिया कश्मीर पे बैठा है
जम्मू कश्मीर पे, जिस तरह ये फ़लस्तीन में इसराइल के साथ मिलके घुसा है। रात भर हमारे सेक्टर पे, हमारी बाउंड्री पे भी जो है वायलेशन की है इसने, स्टाइल अंगेजी की, उसका करारा जवाब भी मिला। आम शहरियों पे घरों की मेरे पास लाइव आ रही थी है, कवरेज, तो वो वहाँ भरपूर जवाब दिया है पाक आर्मी ने। और इस मामले को भी, जो ये अफगान का मामला चल रहा है रिटर्न जाने का पूरी फैमिलियों का, इसको भी तमाम हसास इदारे हमारे लाइन फोर्सेस के इदारे सब और बम्बई निगरान हुकूमत बड़े गौर व खौफ से देख रहे हैं। और आप जल्द देखेंगे कि पाए तकमील को पहुंचेगा और बहुत अच्छे अंजाम को जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को सुख के लिए बने होते हैं। अगर कहीं ऐसा पड़ोसी हो जो, जैसे भारत का किरदार है, जो करतूत है, जो काम है उनके, तो वो तो नासूर होता है। वो पड़ोसी तो खुद अपने लिए भी नासूर होता है और दूसरों के लिए भी नासूर होता है। तो हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो या फिर भारत हो, इंक्लूडिंग भारत, हम तो ये कहते हैं कि हम अमन का पैगाम देते हैं, सब मिलके अमन के लिए काम करो, पुरअमन रहो, जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे, एक दूसरे को बेनिफिट्स दिए जाए। ठीक है, बॉर्डर का जब ये खत्ते का क़याम हुआ था और जब ये बॉर्डर बना था, तो उस वक्त भी ये डिस्प्यूटेड था, कुछ मामला इसमें डिस्प्यूटेड थे, लेकिन वो भी हल हुए थे। और आज भी ये जिरगे जो हैं, जो लगे हुए हैं, आप देखेंगे अपने मनतकी अंजाम को बड़े अल्लाह के हुक्म से बड़े तरीके से पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें मामले को इस्लामी तरीके से भी देखा जा रहा है कि किसका क्या हक बनता है, क्या चीज़ें हैं। और बाकी जो शहरी आके शहरों के अंदर जो ये पनाह गुज़ीन बैठे हुए हैं, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जायदादें लिए बैठे हैं, चाहे वो कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ये सब भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके कराची और कराची से लेके खैबर तक ये तमाम चीज़ें बड़े तरीके से क्लियर हो जाएंगी और पुरअमन तरीके से क्लियर होंगी। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहुत सारी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। वाकई चेयरमैन पीटीआई जनरल इलेक्शन से बाहर हैं, एक सवाल। दूसरा, क्या 28 जनवरी को हतमी डेट समझ के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कैंपेन चलाना शुरू करें, या कि अभी भी डाउट्स हैं? जो आपने अभी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से मुस्तरद होने की बातें की हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जब अदलिया उनको इतने सारे केसेस में रिलीफ दे रही थी, तो तब भी हमने उंगलियां नहीं उठाई। और आज अगर अदलिया जो है वो मुस्तरद कर रही है कुछ चीज़ों को, और नहीं उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें जो है ली जा रही, या नहीं केस को ख़त्म किया जा रहा तोशाखाना के, तो इस मामले में भी सवाबदीद में अभी भी अदलिया पर छोड़ता हूँ। अदलिया बड़ी मजबूत है, मुस्तहकम है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम फैसले करने के लिए बैठी है। और मैं समझता हूँ कि अदलिया का जो वक़ार है, उस पर हमें ज़ाती राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदलिया खुद बेहतरी की तरफ जाएगी और बेहतर मामला होगा, बेहतर फैसला होगा जो भी होगा। और जो हो रहा है वो भी मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखें, अगर कहीं अदलिया गलत कर रही होती तो आप ज़रा मुझे थोड़ा सा पास में जाके बता दीजिए, क्या नैब के इख्तियारात दोबारा आ जाते? अगर आज नैब इख्तियार लेके बैठा है तो वो अदलिया की काविशें हैं। अगर आज जो है वो अदलिया की काविशों के नतीजे में अभी आप देख रहे हैं कि वक्ती तौर पे जो आर्मी एक्ट को कलादम करार दिया गया है, तो वो भी देखा जाए तो अदलिया का ही एक फैसला है ना। अब उस पे रिव्यू पिटिशन फाइल करना, तमाम चीज़ों को देखना, ये हुकूमत वक्त का काम है, लोगों का काम है, क्योंकि वो एक ज़रूरी चीज़ है। मैं समझता हूँ, उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी। अब आपने जो दूसरा सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन 28 तारीख की जो डेट दे रहा है, उसमें आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या लोगों को या शहरियों को या सियासी पार्टियों को? देखें, इन्होंने, मैंने कल आपको बताया था कि पहला मरहला हो गया मरदमशुमारी का, दूसरा मरहला आज एतराज़ात का था, तीसरा मरहला भी है। तीसरा मरहला ये है कि 28 तारीख जो आज इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर की है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते या कोई हैंकी पैंकी होता तो ये नहीं जाता आगे, ये जाएगा। और मुस्तनद तारीख है, कोशिश यही है कि मुल्क और कौम जो जिस जमहूरी अंदाज से हमारा मुल्क चल रहा था उसी पे कायम रहे। जमहूरियत पे कोई कतकन नहीं लग सकती। जमहूरियत के लिए तमाम लोग कोशाएं, और जमहूरियत के लिए पहला इकदाम यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और अवामी राय से हुकूमत बनाई जाए। आ गया बाजवा साहब, मौलाना साहब से मुलाकात हुई है सर पीटीआई के सीनियर क़यादत की, और ज़रा ये बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई भी उनको भी इन्फॉर्म किया गया है और उनकी कहने पर ये मौलाना से मुलाकात हुई है। तो बर्फ़ पिघल रही है, ये जो सियासी डायलॉग हैं ये पहले हो जाने चाहिए थे।
साजिद साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अच्छा। ये जो तहरीक इंसाफ वालों ने जो आज अच्छे बच्चे ये बने हैं, काश ये उस वक्त बन चुके होते जब इन्हें ताकत और इख्तिदार मिला। क्या बात है, क्या बात। ये अब अच्छे बच्चे बने ना, जब वो कहते हैं चिड़िया ना, चुग गई खेत। जब अब अच्छा। बंजारा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे मुल्क के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत बड़े उलमा हैं, बहुत बड़ी जमात के वो प्रेसिडेंट हैं, और उनकी पार्टी मुख्तलिफ औकात में KPK में, बलूचिस्तान में इक़्तिदार में भी रही है। ठीक है, वो मुल्की सतह पर इक़्तिदार उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो मौलाना साहब ही की बदौलत से ये PTI अपने अंजाम को पहुंची है। अच्छा। और अब इनके अच्छे बच्चे बनने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। अब आज जो सोशल मीडिया पे वो अल्फाज जो आज दोहराए जा रहे हैं, जो इनकी वीडियोस चल रही हैं PTI वालों की, मौलाना साहब को इन्होंने क्या क्या लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किए। सबके लिए जी, किसी को नहीं छोड़ा। तो किसी लेकिन मैं समझता हूँ कि हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा की। इन्होंने पर्सनल बंदूक की नोक पे सुबह रखा। का भूला अगर शाम को नहीं, घर आ जाए। मैं नहीं समझता। मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से मौलाना फजल रहमान साहब से और उनकी पार्टी जमात के, उनके तमाम मरकजी कैबिनेट से ये गुजारिश करूंगा कि ये काबिल एतबार शख्स नहीं है, इमरान खान नामी शख्स, इनकी बातों में ना आए, इन्हें अपने अंजाम पर पहुंचने दें। इनका इंशाल्लाह कानूनी तौर पर तो इनका मुआवजा होना ही होगा। और हम इलेक्शनों में भी अगर जी PTI के रहनुमाओं से अगर पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी बातचीत की, या PTI के लोगों ने पीपल्स पार्टी से बात की, जिसका हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर जो रहनुमा है वो इशारा तक दे चुके हैं कि PTI के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, फिर बाजवा साहब सियासत छोड़ देंगे। साजिद साहब PTI तो अब फलस्तीन, इसराइल, इंडियन सबसे इत्तेहाद करना, उनसे भी तो कोई करने के लिए तैयार हो ना। देखिए वो उन्होंने वो बस गाड़ी गुजर गई, वो कहते हैं कि सुबह वाली गाड़ी गुजार दी उन्होंने। वो अपने आप को हातम ताई और टीपू सुल्तान और नेल्सन मंडेला और ना जाने क्या क्या समझ बैठा था वो बंदा। इतना तकब्बुर, इतना गरूर, उसने किसी इज्जतदार की इज्जत नहीं छोड़ी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतबार करेगी। हाँ, हम तैयार हैं PTI के उन शख्सियात से मिलने के लिए जो मोतबर थे, जो समझदार थे, जो उस वक्त भी अपनी जुबान को लगाम डाले हुए थे। हम उनके लिए तो सारी जमातें तैयार हैं। लेकिन आप समझें कि जो कोई इमरानी टोले के साथ मुज़ाकरात करना है, या इमरानी टोले के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठकर कोई सियासी गेम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं, बिल्कुल, और करनी भी नहीं चाहिए। साबिक वजीर आजम साहब, और अगर हो गए तो सियासत बाजवा साहब तो छोड़ देंगे। नहीं, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सियासी जमात इमरान खान को स्पेस देती है, इनके रवैये के बावजूद, उनके और एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद, तो मैं समझता हूं कि उस पार्टी को भी उसका खुमेजा भुगतना पड़ेगा, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। चलें, अच्छा ये भी बताइए, ये बंदा काबिल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, जराए ये कह रहे हैं कि उनको तैयार किया जा रहा है, 2018 वाली कहानियां फिर से दोहराई जा रही हैं, फिर से सिलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। इस तमाम इसना में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैच तो वो फिक्स हो गया। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, फिक्स हो गया तो भली हो जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। हम अपने मंशूर, अपने परचम, अपना झंडा और भुट्टो साहब की तस्वीर के साथ जाएंगे मैदान में, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम पर यकीन रखती है। मुमकिन है नून लीग को इतनी सीटें मिल जाएं कि वो पीपल्स पार्टी को बोले जी बाय बाय, आपकी जरूरत ही नहीं है, आप सिंध में बैठे रहे। देखिए हमने मुस्लिम लीग के साथ बेनज़ीर साहिबा ने अपनी जिंदगी में, जब वो हयात थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने मकासद जमहूरियत हमने उनके साथ साइन किया हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कि हम उस एग्रीमेंट की हमारी तरफ से कोई खिलाफ वर्दी हो। अगर नून लीग करती है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम नून लीग के साथ मुकाबला करेंगे, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और KPK में भी। हाँ ठीक है, ये देखिए ताकत का सरचश्मा अवाम है,
ये शहीद आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलाना साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि पीटीआई वालों ने मौलाना को क्या क्या नहीं कहा, तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने क्या क्या नहीं कहा जरदारी साहब को? देखिए मैं उस जो बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक चार्टर डोमिकुलस जो एक साइन हुआ है हमारा, उनका एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई बार माफ़िया मांगी है। आसिफ अली जरदारी साहब से भी मांगी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी माफ़िया मांगी। फिर आपको शायद 2013 में बनने वाली हुकूमत जो कि 18 तक चली, वो आपको याद नहीं है बाजवा साहब? नहीं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स, देखिए जो हमारा चौधरी निसार ने डॉक्टर आसिम के साथ क्या किया, देखिए मैं नहीं जाना चाह रहा, और फिर हमने देखा आज आपकी चौधरी मोहब्बतें, निसार कहाँ है? सच्चियां, देखिए दोस्तियां बन आज गई। चौधरी निसार कहाँ है? वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है। और भी जिन जिन लोगों, नेब के चेयरमैन ने की थी, उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी साहब के पैर पकड़ लिए थे, माफी मांगी। और मैं ये समझता हूँ आप कहीं भी ज्यादती करेंगे तो आपको माफी मांग लेनी भी चाहिए, और ये एक बड़ेपन का। तो फिर चेयरमैन पीटीआई के लोग मांग रहे हैं ना, माफ कर दें उनको। नहीं, हम कौन जमहूरियत होते के हैं लिए। माफ करने वाले? वो जिनका उन्होंने, हम देखिए सियासी जमातों को उन्होंने जुबानी बहुत ज्यादा मतलब बुरा भला कहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट के, तो वो गले पड़ गए। अच्छा, उन्होंने तो GHQ, जिसके ऊपर से परिंदे गुजरने के लिए भी इजाजत चाहते हैं, वो भी खौफ के मारे नहीं गुजरते। सही। ये जो तब्दीली खान था या पागल खान था या क्या था, ये इसने तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ी इदारा है, अभी भी GHQ चेयरमैन पर हमला पीटीआई करवाया। जेल से कह रहे हैं कि ये सारे जाली मुकदमात हैं, मनगढ़ंत केसेस हैं, ना मैं डरा हूं, ना मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं, मैं नेल्सन मंडेला बन के निकलूंगा। वो मुल्क छोड़ना भी चाहता है, लेकिन हम वो छोड़ने भी तो दें ना। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे इतने उसे अब इंशाल्लाह इतना मौका नहीं दिया जाएगा कि वो मुल्क छोड़कर जाए। उसे अपने किए गए गुनाहों की, इस मुल्क को पहुंचाए गए नुकसान की, इस मुल्क की मशीयत का जो हाल किया है, उसने नौजवानों से जो झूठ बोला है, जो उसने जो इस मुल्क के साथ, वो उसने तो उसके दौर में अगर कोई नवाजा गया तो वो फराग होगी नवाजी गई है। उसमें वो जमील गुज्जर नवाजा गया है, उसमें बोजदार नवाजा गया है, उसमें चौधरी परवेज इलाही नवाजा गया है। ठीक है, आ गया। उसमें बाजवा साहब का पॉइंट आ गया, नवाजे गए। ठीक है। बाजवा साहब, आपका शाह साहब लास्ट पे मुझे आप बताइएगा, कैटेगरिकली क्या वाकई 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, और ये जो मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है, क्या वाकई मैच फिक्स हो गया है? कौम समझ ले कि आने वाली हुकूमत नवाज लीग की है, जिसके वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी हो सकते हैं? साजिद, ये पब्लिक है, सब जानती है, और ये पुरानी सी एक मिसाल हो गई है कि जब बाजवा साहब अभी बैठे हैं, बिलोंग करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बकौल आपके मैं देख रहा हूँ, तो बिलावल भुट्टो ने जिस दिन 2018 वाले इलेक्शन के मामला चल रहे थे, डे 1 से ही एक नारा लगा दिया था सिलेक्टेड का, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नारा बिलावल भुट्टो का नहीं था। मैं समझता हूँ कि हर शहरी इस बात को समझ रहा था कि सिलेक्शन हुई है, वक्त ने वो साबित कर दिया। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें तमाम आईने की तरह क्लियर होती गई। अच्छा, अब पब्लिक भी ये भी जानती है कि उस सिलेक्शन में किरदार क्या क्या थे, कौन थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का पर्दा उठा जाए, इतना बड़ा टाइम भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज दोबारा होती है तो आवाम ये जानती है कि फिर ये जमहूरियत नहीं चल रही, ये रिमोट कंट्रोल जमहूरियत चल रही है। तो आवाम तो ऐसी किसी चीज़ को मानने को तैयार भी नहीं है। सीनियर साफ़ी हामिद मीर कह रहे हैं कि अनकरीब 1-2 माह बाद मेरा मुंह भी बंद हो जाएगा। देखें, हामिद मीर अगर ऐसा कह रहे हैं, और अल्लाह उनको सलामत रखे, बहरहाल साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सहाफ़ी मुल्क का चौथा सुतून का हिस्सा है। जो मुल्क के चौथे सुतून का हिस्सा है, वो अपनी ज़बान को काबू में रखे, वो अपनी गुफ्तगू मुल्क के लिए करे, अपनी हदूद में, इदारों के लिए करे, अपनी रियासत के लिए करे, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करे, तो कभी भी कोई ज़बानबंदी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि मैं चौथे सुतून का हिस्सा हूँ और मैं बेलगाम घोड़ा हूँ, साहब उस हदूद का तायुन कौन करेगा? तायुन जब मेरे जैसा हमारे यहाँ अदना, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बढ़ जाते हैं। नहीं, मेरे जैसा अदना सहाफ़ी हुदूद का तायुन कर सकता है, तो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कर सकते हैं। हुदूद यही है कि हम
अपनी मुल्क और कौम, दीन, आइन, मीर इदारे। साहब कह रहे हैं सिलेक्शन हो चुकी है देखें 24 की। कयास आराइयों को तज्जिए की शक्ल में ले आना, प्रेडिक्शन करना चौधरी और शेख रशीद की तरह, ये चीज़ें तो चलती हैं मुल्क के अंदर, लेकिन वो जुमले जिनसे आपके इदारों को, आपके मुल्क को, आपकी कौम को, आपकी मजहब को, आपकी सलामती को कहीं भी नुकसान पहुंच रहा है, तो वो चीज़ें एक जर्नलिस्ट के लिए बेहतर नहीं है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी सोच से, और इन हुदूद को क्रॉस करने की मैं कभी कोशिश नहीं करता। अगर मैं चौथा सुतून हूँ तो 3 सुतून जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मेरे मुल्क के सुतून बहुत है, मुझे उनकी इज्जत करनी है। बहुत खूबसूरत बात। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादाबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।